Hello students of class 8. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, I am P. Tripathi, your subject teacher of social study. Today I will teach you the last topic of your chapter, the Indian Constitution. Our last topic is directive principles of state policy, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत. Now we start. All the ideals of the Constitution cannot be translated into laws at once. Knowing this, the framers of our Constitution laid down certain guidelines for future governments for the gradual translation of ideals into laws. These guidelines are called directive principles of state policy. When a government wants to give effect to a directive principle, it passes a law to that effect. अब हिंदी में देखते हैं. चूँकि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि सभी आदर्शों को, जो हमारे संविधान में बताए गए जो आदर्श हैं, उनको हम एक बार में नियमों में या कानूनों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस सरकार के लिए निर्धारित की कि जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए नियमों को बनाएगी, लॉज को बनाएगी. तो धीरे धीरे ये जो आदर्श हमारे हैं ये लॉ बन जाएंगे, जिससे हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर पाएंगे. तो यही जो गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्धारित किया है यही हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं. तो जब एक गवर्नमेंट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, मतलब नीति निर्देशक तत्वों को लॉ के रूप में परिवर्तित करती है, तो वो तब तक आदर्श ही रहते हैं जब तक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लॉ नहीं बन जाते हैं. तो इन्हें लॉ के रूप में परिवर्तित करना ये हमारे संविधान के निर्माताओं ने फ्यूचर गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया था. नाउ there are various types of directive principles: those that promote economic justice, those that promote welfare and social justice, those that strengthen the democratic system, those that seek to preserve our natural and cultural heritage, and those that are related to foreign policy. ये जो हमारे विभिन्न प्रकार के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें हम देखते हैं कौन कौन से हैं. वे आइडियल्स जो इकोनॉमिक जस्टिस मतलब आर्थिक न्याय को प्रमोट करते हैं, वे जो वेलफेयर और सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं मतलब जन कल्याण और सामाजिक न्याय को, वे जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूती प्रदान करते हैं, और वे जो हमारे प्राकृतिक और सांस्कृतिक हेरिटेज को संरक्षित करते हैं, और वे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं. तो इन सब को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में जाना जाता है. लाइक द प्रियम्बल, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, दो इट इज़ द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स व्हाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज. द गवर्नमेंट कैन नॉट बी सूड इन अ कोर्ट इफ इट फेल्स टू डू सो. तो हमारी प्रस्तावना की तरह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इन्हें हम लॉ के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इनको कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं होती है जैसे कि प्रियम्बल्स को या हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्राप्त होती है या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्राप्त होती है. ये जो होते हैं गवर्नमेंट की ड्यूटी होते हैं, गवर्नमेंट के कर्तव्य होते हैं कि वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, इन लॉज को लागू करें, लॉ बनाएं. इस काम के लिए हम गवर्नमेंट को कोर्ट में नहीं ला सकते हैं कि इस गवर्नमेंट ने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया. इस तरह कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इसके लिए हम कानून के समक्ष सरकार को नहीं ला सकते हैं. ये सरकार की ड्यूटी होती है कि वो इसे करे. ठीक. नाउ स्टूडेंट्स, वन क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क. व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? थैंक यू.